हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य से लगातार एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। मगध साम्राज्य पर मुख्यतः तीन राजवंशों का शासन आता है, जिनमें पहला जो राजवंश होता है वो हर्यक वंश होता है, और दूसरा जो होता है वो शिशुनाग होता है, और तीसरा जो वंश होता है वो नंद वंश होता है। तो मगध पर मुख्यतः तीन राजवंशों ने शासन किया था, और यहाँ से जो एग्ज़ाम दृष्टि से जो सवाल महत्वपूर्ण है उनको हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, और इसका जो इसका मोटे मोटे तौर से जो इसके किस्से कहानियाँ हैं उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, और एग्ज़ाम में जो हमारा सवाल यहाँ से बनेगा वो हम क्लियर करेंगे। तो हम देखते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पर जो है मगध साम्राज्य, सबसे पहले जो हम देखेंगे मगध साम्राज्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, मगध साम्राज्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा, मगध साम्राज्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलेगा वो अथर्ववेद में मिलेगा। ध्यान रखना दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य पर कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो मगध साम्राज्य पर, मगध जो है ये बिहार है। ये क्या है? बिहार। बिहार का पटना प्लस गया क्षेत्र, ये बिहार और पटना का जो क्षेत्र है जो यहाँ पर फैला हुआ था, ये सारा का सारा मगध कहलाएगा। हम यहाँ पर एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे बिहार से एक छोटे से महाजनपद के रूप में भारत की सत्ता शुरू हुई, और ये सत्ता पूरे भारत में कैसे विस्तृत रूप से फैल गई। इस चीज़ को हम इस टॉपिक में समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में जो सत्ता शुरू हुई थी वो मगध से हुई थी, बिहार से। ये चीज़ को समझेंगे। अब यहाँ पर जो पहला राजवंश दिया होता है दोस्तों बुकों में, वो दिया होता है वरहदत्त वंश। अब वरहदत्त वंश का क्या है? वरहदत्त वंश जो है वो पुराणों में, महाभारत में, किस्से कहानियों में, इनमें आता है। किताबों में इसका ज़्यादा साक्ष्य नहीं होता है ऐतिहासिक दृष्टि से, तो इसी वजह से इसे हम इतिहास से अलग कर देते हैं, लेकिन फिर भी इसे पढ़ लेते हैं हम। ये क्या है? वरहदत्त वंश। इसका एक छोटा सा अध्ययन कर लेते हैं। वरहदत्त वंश, वरहदत्त वंश को देखेंगे हम। वरहदत्त वंश, वरहदत्त वंश का जो वर्णन मिलता है वो पुराणों में मिलेगा और महाभारत में मिलेगा। पुराणों में और महाभारत में इसका वर्णन मिलेगा। वरहदत्त वंश का जो संस्थापक था, वरहदत्त वंश का जो संस्थापक है वो वरहदत्ती है। वरहदत्ती है। वरहदत्त का जो पुत्र था उसका नाम है जरासंध। जरासंध, ये जरासंध दोस्तों वही है जो महाभारत में भीम के साथ द्वंद्व युद्ध में जिसकी मृत्यु होती है। ये जरासंध जो है ये दो टुकड़ों में पैदा हुआ था, और जरा नाम की राक्षसनी जो थी, जरा नाम की राक्षसनी थी, उसने इसका संध किया था, इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ा हुआ था। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध समीप था तो भीम द्वारा इसकी मृत्यु की गई थी। किसके द्वारा? भीम, पांडुपुत्र जो भीम था ना, भीम द्वारा इसकी मृत्यु हुई थी। जब ये इसे किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था तो इसे क्या किया जा सकता था? जैसे ही ये जोड़ा गया था ऐसे ही इसे फाड़ा जा सकता था। तो जरासंध को क्या किया था? भीम ने बीच से फाड़ दिया था। तो जब वो इसे एक इधर फेंकता था, एक इधर फेंकता था, तो ये आपस में जुड़ जाता था। तो फिर श्री कृष्ण जी जब वहाँ पर खड़े थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे इसे बीच से फाड़ो तो इसका इधर का जो हिस्सा है वो इधर डाल दो और इधर का हिस्सा इधर डाल दो, तब ये जुड़ेगा नहीं। तो ये जरासंध वही जरासंध है जो महाभारत के युद्ध में जिसका वर्णन आता है। लेकिन एक चीज़ समझेंगे हम, अब हम अगर इतिहास में ये चीज़ों को देखेंगे कि एक ऐसा आदमी था कि जिसे बीच से फाड़ देते थे, एक इधर डाल दिया एक इधर, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक किस्से कहानी जैसा ही लग रहा है। तो इसी वजह से हम वरहदत्त वंश को
अलग कर देते हैं इतिहास से, और इतिहास का जो शुद्ध इतिहास का रूप है वो हर्यक वंश से लेके चलते हैं। जरासंध के बाद में जो यहाँ पर इस शासक बना था, इसका पुत्र बना था जिसका नाम था सहदेव। सहदेव की जो हत्या कर दी थी, सहदेव की हत्या जो हो गई थी वो पुलिक ने कर दी थी। पुलिक की जो हत्या हो गई थी वो मही ने कर दी थी, मही ने कर दी थी। और मही से जो शासक बना था वो बना था बिंबिसार। मही से जो शासक बना था वो बना था बिंबिसार। और ये बिंबिसार ही क्या करेगा, ये हर्यक वंश का संस्थापक बनेगा। तो हम यहाँ से जो शुद्ध रूप है इतिहास का वो हर्यक वंश से है, और हम हर्यक वंश से ही इस चीज़ को देखेंगे। तो हटा दूँ मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। 544 BC यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 544 BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, और ईसा पूर्व हो गया ये 412 ईसा पूर्व तक का इसका पूरा शासन रहा। शिशुनाग वंश का जो शासन रहा वो 412 BC से लेकर 344 BC रहा। नंद वंश का जो शासन रहा वो 344 BC से लेकर 323 BC रहा है। तो हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। तो जो मगध पर जो शासन चला वो 3 राजवंशों का चला, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो हमारा यहाँ पर पहला जो वंश आ गया वो आ गया हर्यक वंश। पहला जो वंश आ गया वो हर्यक वंश आ गया। हर्यक वंश का जो कार्यकाल है वो 544 BC से 412 BC है। हर्यक वंश का जो पूरा कार्यकाल रहेगा वो 544 BC से 412 BC रहेगा। ठीक दोस्तों, आते हैं हर्यक वंश का संस्थापक। सबसे पहला सवाल, हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। क्या नाम है इसका दोस्तों? बिंबिसार। ये बिंबिसार है दोस्तों, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार अलग है, वो आगे चल के आएंगे वे सम्राट अशोक वाले उसमें। तो ये हर्यक वंश का जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने जो शासन किया वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक किया था। बिंबिसार की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी? गिरिवज्र। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बिंबिसार की जो राजधानी थी वो गिरिवज्र थी। ये गिरिवज्र का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ये क्या हो गई? ये हो गई मगध की प्रथम राजधानी हो गई। ये मगध की प्रथम राजधानी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें एक वर्णन आ रहा है राजगृह का। गिरिवज्र या राजगृह ये मगध की प्रारंभिक राजधानी के रूप में देखा जाता है इन नगरों को। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा राजगृह को देख लो। राजगृह जो नगर था, यह जो नवीनतम नगर था, इसकी जो स्थापना थी, राजगृह की जो स्थापना की गई थी वो बिंबिसार के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बिंबिसार के द्वारा। इसीलिए जो बुद्ध घोष हुए थे, जो क्या हुए थे? बुद्ध घोष। इसीलिए बुद्ध घोष ने जो है इस राजगृह को जो है बिंबिसारपुरी कहा था। बिंबिसारपुरी के नाम से कहा था। और दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, राजगृह ही वो है जो 5 पहाड़ियों से घिरा था। 5 पहाड़ियों से घिरा था। 5 पहाड़ी कौन सी थी? वरहा, वरसब। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आ चुका है। वरहा, वरसब, ऋषभगिरी, चैत्यक और एक हो गया व्यवहार।
ये जो है एक हो गया व्यवहार। ये 5 पहाड़ी थी जिनसे ये नगर पूरी तरह घिरा हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। और इसे बुद्ध घोष ने जो है बिंबिसारपुरी कहा था। इसकी स्थापना राजगृह की किसने करी थी? वो बिंबिसार ने करी थी। और एक यहाँ पर ही आता है, इसीलिए एक उत्तराध्ययन सूत्र में इसे बिंबिसार को ही क्या कहा गया है? उत्तराध्ययन सूत्र में इसे कहा गया है राजाओं का सिंह। उत्तराध्ययन सूत्र में बिंबिसार को कहा गया है राजाओं का सिंह कहा गया है। इसके सवाल बड़े इम्पोर्टेंट है बिंबिसार मगध का प्रथम शासक के रूप में गद्दी पर बैठा था और इसके पास में एक स्थायी सेना थी। मगध साम्राज्य में बिंबिसार के पास में एक स्थायी सेना थी। अब हम यहाँ पर एक चीज़ को देखेंगे कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया था, इसने किस कूटनीतियों का प्रयोग किया था। तो वो था वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। देखेंगे हम इसने वैवाहिक संबंध से कैसे कहाँ पर बनाए थे। सबसे पहले इसने विवाह किया था चेलना से। सबसे पहले इसने जो विवाह किया था वो चेलना से किया था। चेलना जो है लिच्छवी गणराज्य चेटक की पुत्री थी। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करेंगे। लिच्छवी गणराज्य का मतलब क्या है? लिच्छवियों ने एक नगर बसाया था, एक नगर बसाया हुआ है इनका। उस नगर का नाम था वैशाली। वैशाली जो है दोस्तों वो इन्हीं का बसाया हुआ था, लिच्छवियों का ही। तो ये जो वैशाली क्षेत्र आता था उसमें चेलेना से जो शादी की थी इसने, लिच्छवी गणराज्य चेटक की पुत्री से शादी की थी इसने। ये सवाल इसमें आप ध्यान रखेंगे। चेलेना से इसने विवाह किया था, ये सवाल आप इसमें ध्यान रखेंगे। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। यहाँ से जो है दोस्तों एक सवाल और आप ध्यान रखेंगे। एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुत निपात। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? सुत निपात। सुत निपात में इसे वैशाली को जो है वो मगधमपुरम के नाम से जाना गया है। इसे इसका वर्णन जो मिलता है वो मगधमपुरम के नाम से मिलता है। यानी कि लिच्छवी गणराज्य यानी कि लिच्छवियों ने जो नगर बसाया था वो वैशाली था और सूत निपात में मगधमपुरम के नाम से इसका वर्णन मिलता है। जैसा गिरिवज्र का जो वर्णन मिलता है वो कुशाग्रपुर के रूप में। ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि वो आपसे पूछेगा वर्तमान में गिरिवज्र की जो पहचान की गई है वो किस रूप में की गई है। तो गिरिवज्र की जो पहचान की गई है वो की गई है कुशाग्रपुर के रूप में, ध्यान रखेंगे। तो इसने वैवाहिक संबंध में चेलेना से संबंध हो गया, इनका विवाह हो गया। एक महाकोसला से विवाह किया इसने। महाकोसला जो है कौशल नरेश प्रसन्नचित की बहन है। कौशल नरेश प्रसन्नचित की बहन है और इन्होंने इसे क्या दिया? काशी दहेज में दिया था, ये ध्यान रखेंगे। एक इसने जो है मद्र नरेश जो है उनकी पुत्री थी, यानी कि मद्र देश की जो राजकुमारी थी क्षेमा, इससे विवाह किया था। तो वैवाहिक संबंध से इसने कूटनीति का प्रयोग करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे इसमें। तो ऐसे इस प्रकार इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यही इधर का मैं हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि ये कौन से धर्म को मानते थे। तो ध्यान रखेंगे ये जो पोषक थे ये जैन और बौद्ध दोनों धर्म के थे। जैन और बौद्ध धर्म दोनों के पोषक थे। और ये जो बिंबिसार है ये महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे और संरक्षक भी थे।
संरक्षक भी थे। और बाद में इन्हें जो स्वीकार किया था इन्होंने वो किया था बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, जो बिंबिसार ने दान में दिया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद इन्होंने एक जो है वेलुवन विहार दान में दिया था। ये सवाल इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वेलुवन विहार किसने दान दिया था। तो वेलुवन विहार जो बौद्ध संघ को दान दिया था वो बिंबिसार ने दिया था। और एक सवाल इसमें आप ध्यान रखेंगे, जैसा ये बिंबिसार है, बिंबिसार की जो मृत्यु हुई थी वो इनके पुत्र अजात शत्रु द्वारा हुई थी। और इन्हें बिंबिसार को जो है सैनिक कहा जाता था। बिंबिसार को जो है सैनिक कहा गया है। बिंबिसार को क्या कहा गया? सैनिक कहा गया। इनकी मृत्यु इनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। तो अजातशत्रु अब गद्दी पर बैठेगा। अजातशत्रु को जब मृत्यु के लिए उकसाया था, वो लिखा जाता है ऐसा किताबों में कि अजातशत्रु के जो मृत्यु के लिए उकसाया गया था बुद्ध के एक भाई थे, उनका नाम था देवव्रत। देवव्रत के कहने पर ऐसा किया इन्होंने। कुछ में लिखा है कि इन्होंने उन्हें जेल में बंद कर दिया और कुछ में लिखा कि उन्होंने जहर खा लिया था। लेकिन मृत्यु इनकी जो हुई थी वो पुत्र के कारण ही हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इनका पुत्र गद्दी पर बैठेगा जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसा होगा। तो ये जो है ये पूरे हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनेगा, यानी कि जो चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। ये पूरा फेमस हो जाएगा। हर्यक वंश जो सबसे ज़्यादा उन्नति करेगा, वो अजातशत्रु के कार्यकाल में ही करेगा। अजातशत्रु 392 से लेकर 460 BC तक गद्दी पर बैठे थे। और इनकी राजधानी जो है वो राजगृह थी। और इनकी जो उपाधि है वो कुणिक की उपाधि थी। वो क्या थी? कुणिक की उपाधि थी। आप इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, इनकी उपाधि जो है वो कुणिक की उपाधि थी। और एक इसे कहा जाता है अशोक चंड, ये भी कहा जाता है। दोस्तों एक चीज़ और है, इसकी एक उपाधि ये और है, देवनीपीय। एक इनकी उपाधि जो है वो देवनीपीय है। देवनीपीय जो उपाधि है इनकी, उसे जो है वो कथासार में इसका वर्णन मिलता है। देवनीपीय का जो वर्णन मिलता है वो कथासार में मिलता है, औपाप्तिक सूत्र में। देवनीपीय या देवनूपीय इसका वर्णन मिलता है। और वो कहाँ मिलता है? कथासार में। कथासार और औपाप्तिक सूत्र में इसमें मिलता है। कथासार और औपाप्तिक सूत्र में इसका वर्णन मिलता है देवनूपीय के नाम से। देवानापिरिय नहीं, देवानापिरिय जो है वो तो सम्राट अशोक हो जाएंगे, तो वो देवानापिरिय वाली उपाधि नहीं है यह देवनूपीय नाम की उपाधि है। और ये कथासार और औपाप्तिक सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसे। अजातशत्रु के जो सवाल है वो चीज़ों को हम देख रहे हैं। अजातशत्रु ने जो है, एक तो वह हटा दो, इसको हटा देते हैं। तो अजातशत्रु के जो सवाल हैं यहाँ पर वो सारे हम क्लियर करेंगे।
अजातशत्रु की उपाधि क्लियर हो गई। राजधानी इनकी राजगृह है और इनकी उपाधियाँ कुणिक, अशोकचंड, देवनूपिय, ये इनकी उपाधि हो गई। अजातशत्रु ने क्या किया था? अजातशत्रु ने जब अपने पिता की हत्या की थी, इसका जो साम्राज्य विस्तार में आता है, साम्राज्य विस्तार में आता है, तो एक तो कौशल के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा इसको, एक तो जो युद्ध लड़ा इसने कौशल के विरुद्ध, और एक लड़ा वज्जी संघ के विरुद्ध, वज्जी संघ के विरुद्ध। इनसे क्या लड़ा इसने? युद्ध लड़ा था। एक चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये कौशल के विरुद्ध इसे युद्ध लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? जब इसने अपने पिता की हत्या करी थी तो कौशल जो नरेश थे वो परसेनजित थे। कौशल नरेश कौन थे? परसेनजित थे। अब परसेनजित की जो बहन थी, परसेनजित की जो बहन थी वो था महाकौशला। महाकौशला, महाकौशला का जो विवाह हुआ था वो हुआ था बिंबिसार से, और बिंबिसार की इसने क्या कर दी? हत्या कर दी। तो महाकौशला की बिंबिसार के वियोग में मृत्यु हो गई। इनके वियोग में किसकी मृत्यु हो गई? महाकौशला की मृत्यु हो गई थी। यानी कि पति के वियोग में महाकौशला की मृत्यु हो गई थी। परसेनजीत ने क्या दहेज में दिया था? काशी दहेज में दिया था। तो अब ये काशी थोड़ा इन पे छोड़ेंगे। काशी इन्होंने क्या कर लिया? काशी से वापस ले लिया, काशी पर पुनः अपना अधिकार कर लिया जब इनकी बहन की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो अब इसे साम्राज्य विस्तार करने के लिए जब इनके हाथ से काशी निकल गया तो अजातशत्रु ने क्या करा? दोबारा आक्रमण किया कौशल संघ पर, और जब दोबारा आक्रमण किया तो काशी पर अपना अधिकार कर लिया, और परसेनजित इसमें क्या हो गए? ये हार गए। और जब ये हार गए, इन्होंने कहाँ शरण ली? ये श्रावस्ती में जाकर इन्होंने शरण ली। श्रावस्ती चले गए और वहाँ पर इन्होंने शरण ली थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? परसेनजित दोबारा आएंगे और दोबारा इन्होंने क्या किया? अजातशत्रु पर आक्रमण किया, और अजातशत्रु पर जब आक्रमण किया तो अजातशत्रु इसमें क्या हुए? हार गए। अब अजातशत्रु को बंदी बना लिया गया, लेकिन इनकी हत्या नहीं की गई, बल्कि इन्हें जो है इनसे संधि कर ली गई, और संधि में जो परसेनजित की जो पुत्री थी वो थी वजीरा। इस वजीरा का विवाह किया अजातशत्रु से। तो ये देखो यहाँ पर अजातशत्रु के फिर भी साम्राज्य का विस्तार ही हो गया। काशी पर फिर इन्हें पुनः अधिकार दे दिया गया। और वज्जी संघ पर इनका क्या था? वज्जियों के बीच में इनका एक समझौता था। वज्जियों के बीच में इनका एक समझौता था। वज्जी संघ पर इनका क्या था? वज्जियों के बीच में इनका एक समझौता था, और वो मिलता है सुमंगल विलासनी में। वो कहाँ मिलता है? सुमंगल विलासनी में। एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुमंगल विलासनी। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या मिलता है कि गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे क्या था? हीरे की खानें थी। हीरे की खानें थी, यानी कि गंगा नदी के किनारे हीरे की खानें थी। और समझौता यह था कि हीरों की खानों पर मगध साम्राज्य और वज्जी संघ दोनों का समान अधिकार रहेगा। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं था। वज्जी संघ ने हीरे की खानों पर क्या हुआ? वज्जी संघ ने अपना अधिकार कर लिया, और इसी बात से रुष्ट होकर इसने वज्जी संघ के खिलाफ भी युद्ध लड़ा था। और वज्जी संघ में जो है ये क्या हुआ था? वज्जी संघ का इसने पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली थी। वज्जी संघ के पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा इसने ली थी, और पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा जो इसने ली थी वो ली थी महावग। महावग ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है, ये ध्यान रखेंगे आप। महावग में इसका महावग ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। वज्जी संघ के पूर्ण विनाश की जो प्रतिज्ञा अजातशत्रु ने ली थी
वो ली थी। और एक इसके मंत्री थे, अजातशत्रु के जो मंत्री थे वो थे वस्कार। वस्कार की मदद से इन्होंने क्या किया था, वज्जी संघ में फूट डाली और वज्जी संघ की जो शक्तियाँ थी पूरे वज्जी संघ की शक्तियों पर विनाश कर दिया और अपना अधिकार कर लिया था। तो वज्जी संघ के जो पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली थी वो महावग ग्रंथ में ली थी। और ये महावग ग्रंथ दोस्तों वही महावग ग्रंथ है, ये हटा दूँ, ये महावग ग्रंथ जो है ये वही ग्रंथ है जिसके अंतर्गत बिंबिसार की 500 पत्नियों का वर्णन है। ये महावग ग्रंथ के अंदर ही बिंबिसार की 500 पत्नियों का वर्णन था। तो ये मैंने बताया इसमें अजातशत्रु के अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में। आरंभिक दौर में जो है ये बौद्ध धर्म के बड़ा खिलाफ था, बुद्ध का घोर विरोधी भी रहा है ये, लेकिन बाद में जाके इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसने क्या किया, बाद में जाके बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म का संरक्षण भी किया और इसके समय में ही बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसके समय में हुआ था। स्थान क्या था इसका, स्थान था दोस्तों इसका राजगृह। अध्यक्ष कौन थे इसके, वो थे महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष बने थे। और ये बुद्ध की मृत्यु के समय थी, यानी कि 483 ईसा पूर्व में इसका वर्णन हुआ था। मतलब ये संगति यहाँ पर बन गई थी और ये हुई थी सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अब इसके बाद जो अजातशत्रु के बाद में जो गद्दी पर बैठा था, अजातशत्रु के बाद में जो गद्दी पर बैठा था वो इसका पुत्र बैठा था उदयन। अब हम जो है इस उदयन को देखेंगे, इस उदयन के क्या क्या काम थे। तो आते हैं उदयन पर। तो अब हेडिंग डाल लो, इसे हटा देता हूँ मैं अजातशत्रु को। यानी कि हमने देखा हर्यक वंश के जो प्रथम शासक बने वो बने बिंबिसार, इनका क्रम भी याद रखना है दोस्तों। दूसरे शासक बने वो बने अजातशत्रु। तीसरे जो बने वो बने उदयन या उदयभद्र। देखो इसने अपने पिता की हत्या करी, इसने इसकी हत्या की, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा हुआ वो पितृहंता वंश पड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। उदयन से जो सवाल इम्पोर्टेंट है, उदयन से है इनकी राजधानी का। इनकी जो राजधानी है वो थी पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो नगर बसाया था वो उदयन का ही बसाया हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और जो इन्होंने ये नगर बसाया था गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया था। यानी कि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी वो उदयन ने की थी। उदयन जो है ये जैन धर्म को मानने वाला था। उदयन जो है ये जैन धर्म को मानने वाला था। ये सवाल आप इसमें ध्यान रखेंगे। यानी कि उदयन जो है किस धर्म को मानता है, उदयन मानता है जैन धर्म को। ये चीज़ मुझे इतिहास में सबसे अजीब भी लगी और सबसे ठीक भी है, अच्छी है बुरी जो भी,
लेकिन ये चीज़ सबसे अलग है। यहाँ पर देख रहे हैं हम बिंबिसार बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजातशत्रु बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया। वैसे तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म से ये जुड़ गए, बौद्ध धर्म से भी काट लिया इन्होंने भी। लेकिन पिता का धर्म कुछ है, पुत्र का धर्म हर बार कुछ मिलेगा। ऐसा ही जैसा चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठेंगे तो उनका जैन धर्म से भी काट लिया उन्होंने। उनके पुत्र जो हुए बिंदुसार, उन्होंने आजीवक संप्रदाय धर्म से जुड़ गए। जब सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे में बौद्ध धर्म से जुड़ गए। तो यहाँ पर इतिहास में देखने को मिलता है कि पिता का धर्म कुछ है, पुत्र का धर्म बदल गया अगली बार। ऐसा नहीं है कि एक पारंपरिक रूप से बस पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही धर्म में चलता आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये धार्मिक एक क्षेत्र में जो है एक क्रांति के तौर पर ही है। ये मैं तो ऐसा ही समझता हूँ इसे कि एक विशेष क्रांति के रूप में ही ये चीज़ देखी जा रही है कि कोई भी किसी भी धर्म से मुख्य रूप से बंध नहीं रहा है। बार बार जो है इस चीज़ में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कोई किसी धर्म को एक्सेप्ट कर लेगा, कोई किसी धर्म का संरक्षण करेगा। ये चीज़ इसमें इतिहास में आप अच्छे से देखोगे और ये चीज़ समझने के लिए। तो ये यहाँ पर उदाइन ने जैन धर्म से भी काट लिया। और उदाइन का जो है, उदाइन के बाद में जो वर्णन मिलता है किनका गद्दी पर बैठने का, अनिरुद्ध, इनके पुत्रों का वर्णन मिलता है, अनिरुद्ध का वर्णन मिलेगा। एक अंतिम रूप से जो बैठेगा, अंतिम जो राजा होगा उसका नाम होगा नागदशक। और बल्कि जो कथासार है उसमें इसका वर्णन मिलता है दर्शक के रूप में, दर्शक के रूप में। अनिरुद्ध, इनके बाद जो बैठा मुंडक बैठा, तो अंतिम रूप से जो बैठा था गद्दी पर वो बैठा था नागदशक। नागदशक की जो है हत्या हो जाएगी और इनकी हत्या जो कर देगा वो कर देगा शिशुनाग। शिशुनाग इनकी हत्या कर देगा। और शिशुनाग जब इनकी हत्या कर देगा तो शिशुनाग हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना कर देगा जिसका नाम होगा शिशुनाग वंश। तो ये दोस्तों ये हर्यक वंश था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसका दूसरा वंश जिसका नाम होगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश से ज़्यादा सवाल नहीं बनते, तो चीज़ों को फिर भी हम देख लेते हैं। मैंने हटा दिया और अब हम हेडिंग डाल लो शिशुनाग वंश। अब दूसरा वंश आ गया है, इसका नाम है शिशुनाग वंश। देखो दोस्तों, शिशुनाग वंश जो है वो 412 बीसी और 344 बीसी ये यहाँ तक चला। शिशुनाग वंश की जो स्थापना की थी वो शिशुनाग ने ही की थी, शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने जो शासन किया था 412 बीसी से लेकर 494 बीसी तक किया था। इसमें ध्यान रखेंगे शिशुनाग ने जो राजधानी बनाई थी अपनी, ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है। जो राजधानी बनाई थी वो वैशाली को बनाया था, ये ध्यान रखना। अब देखो वैशाली का विलय किसने किया था, वैशाली का मगध में विलय किसने किया था, तो वैशाली को जो मगध में मिलाया था वो मिलाया था अजातशत्रु ने। यानी कि यहाँ पर हम यही चीज़ देखते चलते हैं कि जैसा एक एक नगर को, एक एक साम्राज्य, छोटे छोटे प्रांतों को कैसे मगध में विलय होता गया और मगध जो है एक विशाल महासाम्राज्य के रूप में उभर के आएगा यहाँ से। जैसा बिंबिसार ने जो है अवंती को जीत लिया, बिंबिसार ने कौन सा नगर मिला दिया मगध में, अवंती को मिला दिया। अवंती वर्तमान में क्या है, उज्जैन के नाम से फेमस है। जैसा भी ये शिशुनाग गद्दी पर बैठ गया ये शिशुनाग गद्दी पर बैठ गया है और शिशुनाग क्या करेगा, ये शिशुनाग क्या करेगा, ये अवंती को मिला देगा। शिशुनाग क्या करेगा, प्लस कर देगा अवंती को मिला देगा शिशुनाग मगध में। और ये अवंती क्या है वर्तमान में, उज्जैन के नाम से फेमस है।
तो शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को मिला दिया और अपनी राजधानी जो है वैशाली को बनाया। इसके बाद में जो है, इसके बाद में जो आएगा वो आएगा कलाशोक। कलाशोक या काकवर्ण। काकवर्ण, काकवर्ण जो इनका वर्णन मिलता है वो मिलता है दिव्यदान में। काकवर्ण जो इनका वर्णन मिलेगा, काकवर्ण के नाम से जो इनका वर्णन मिलेगा वो मिलेगा दिव्य दान में मिलेगा। और ये जो है ये 394 से लेकर 366 तक गद्दी पर बैठे थे। ये कब तक गद्दी पर बैठे थे? 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर बैठे थे। एक ये जो इनका शासन था मुझसे गलत लिखा गया था, 412 BC से 394 BC है, ध्यान रखेंगे। तो कलाशोक जो है ये काकवर्ण के नाम से गद्दी पर बैठे थे और इनका जो वर्णन मिलता है काकवर्ण के नाम से वो दिव्य दान में मिलता है। इनसे सवाल क्या परीक्षा में आते हैं? एक तो इनकी राजधानी का ही आता है। इन्होंने अपनी राजधानी जो है ट्रांसफ़र कर ली थी। राजधानी कहाँ ले गए थे? पाटलिपुत्र में ले गए थे। और जो कलाशोक के समय में जो हुई थी वो हुई थी दूसरी बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और आयोजन कहाँ पर हुआ तो कहा गया था काकवर्ण। काकवर्ण इन्हें किस ग्रंथ में कहा गया था? दिव्य दान में कहा गया था। यानी कि कलाशोक को काकवर्ण कहा गया था दिव्य दान में। और इनका जो इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम दृष्टि से वो है द्वितीय बौद्ध संगति। इनके समय में आयोजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति का। इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और वैशाली में, और इसके द्वितीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष कौन बने थे? साबकामी। साबकामी इसके अध्यक्ष बने थे। ये द्वितीय बौद्ध संगति थी। तो ये कलाशोक जो है ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के रूप में देखा गया। ये अंतिम शासक थे। तो ये क्या थे? नागवंश के, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। अब हमारा यहाँ ये पूरा का पूरा वंश समाप्त हो गया। जब ये एक बार एक जगह घूम रहे थे तो एक आदमी ने छोरा मारकर इनकी हत्या कर दी थी। अब इनके बाद में जो राजा बने थे, इनके बाद में एक नया वंश चला था, उसका नाम था नंद वंश। हम यहाँ पर नंद वंश को ही देखेंगे। तो हमने इस पे यहाँ पर दो वंश हम पहले देख चुके हैं, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश। और ये हमारा जो है ये नंद वंश है। ये है नंद वंश। नंद वंश जो चला था, नंद वंश जो चला था वो चला था 344 BC से शुरू होकर 323 BC तक ये चला था। और नंद वंश के जो संस्थापक के रूप में देखा जाता है, नंद वंश के जो संस्थापक के रूप में देखा जाता है वो देखा जाता है महानंदिन को। महानंदिन को नंद वंश के शासक के रूप में जो देखा जाता है वो महानंदिन को देखा जाता है। महानंदिन का एक दासी पुत्र है, एक दासी पुत्र है, वो महानंदिन का ही पुत्र है। तो उसका नाम था महापद्मानंद। यहाँ पर इनकी हत्या हो जाएगी और इनकी जो हत्या होगी वो किसके द्वारा होगी? वो होगी महापद्मानंद के द्वारा। और ये महापद्मानंद जो है ये एक दासी पुत्र है, ये एक दासी पुत्र है। और इसीलिए इनकी उपाधि जो है वो होती है शूद्र गर्भोद्भव। ये इनकी उपाधि है, यानी कि शूद्र माता के गर्भ से जन्म लेने वाला।
ये हैं, ये शूद्र गर्भोत भव है। तो ये जो महापद्मानंद है, महापद्मानंद ने क्या किया था, जो ये महापद्मानंद है, इन महापद्मानंद ने क्या किया था, इन्होंने मिलाया था कलिंग को। इन्होंने क्या किया था, कलिंग विजय, कलिंग विजय किया था। और ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब इन्होंने कलिंग विजय किया था तो कलिंग में जो इन्होंने नहर बनवाई थी, यानी कि कलिंग में नहर बनवाई थी इन्होंने, और तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, कलिंग में जो सिंचाई का श्रेय है, सिंचाई का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, वो नंदों को ही दिया जाता है, नंदों को दिया जाता है। यानी कि नंद वंश के राजाओं को ही कलिंग में विजय का श्रेय जाता है। इन्होंने एक नहर का निर्माण करवाया था यहाँ पर कलिंग में ही, और ये कलिंग में ही क्या किया था इन्होंने, कलिंग से ये जिनसैन की मूर्ति, जिनसैन की मूर्ति को उठा लाए थे। ये कलिंग से जिनसैन की मूर्ति को उठा लाए थे। और ऐसा वर्णन कहाँ पर मिलता है, इसकी पुष्टि कहाँ पर होती है, वो होती है हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी पुष्टि होती है। और हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, किसने लिखवाया था, ये खारवेल राजा ने लिखवाया था। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका यहाँ से लगातार परीक्षा में हाथी गुम्फा अभिलेख का सवाल पूछा जाता है। जिनसैन की मूर्ति को कौन उठा कर लाया वहाँ से, महापद्मानंद, महापद्मानंद। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो यहाँ पर सिंचाई का श्रेय है वो नंदों को जाता है। नहर जो इन्होंने बनवाई थी कलिंग में वो नंदवंश के राजाओं ने बनवाई थी, महापद्मानंद ने। तो हम इस तरीके से देखते हैं पूरे मगध का, तीनों राजवंश में अगर भी कंपेयर करें, पूरे मगध का सबसे शक्तिशाली राजा है ये, सबसे शक्तिशाली, पूरे मगध का सबसे शक्तिशाली राजा है ये। और हम इसे कहते हैं, इसे जो है पुराणों में, इसे पुराणों में एक छत्र, एक राट कहा गया है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर हम इसे कहें महापद्मानंद को, महापद्मानंद पूरे भारत का एकमात्र ऐतिहासिक राजा है, पूरे भारत का एकमात्र ऐतिहासिक राजा है। एक चीज़ और हम इसमें ध्यान रखेंगे, जो वो पाणिनि होते हैं, पाणिनि की रचना क्या है, इनकी रचना थी व्याकरण शास्त्र, इनकी रचना थी। तो व्याकरण शास्त्र की रचना किसने की थी, पाणिनि ने की थी। और पाणिनि जो है इनके मित्र हुआ करते थे। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। पाणिनि जो किसके समकालीन कहा जाएगा इन्हें, महापद्मानंद के। नंद वंश में जो आया, जो विद्वान थे, वर्ष, उपवर्ष, कात्यायन, वररुचि, ये विद्वान थे। तो हम इन विद्वानों को क्या देखते हैं कि ये विद्वान किस वंश के समकालीन है। वर्ष, उपवर्ष, कात्यायन, वररुचि, पाणिनि, ये सारे के सारे जो विद्वान हैं वो नंद वंश के समकालीन माने जाते हैं। तो महापद्मानंद हो गए। तो महापद्मानंद से जो सवाल आ सकते थे वो हमने देख लिए। अब महापद्मानंद के बाद कौन गद्दी पर बैठा, महापद्मानंद के बाद बैठा उनका लड़का घनानंद, उनका पुत्र घनानंद गद्दी पर बैठा। जो नंदवंश के राजा थे वे ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते थे, ये क्रूर होते थे, प्रजा पर ज़्यादा कर लगाते थे। ऐसा ही घनानंद का वर्णन देखने में मिलता है। घनानंद के समय की सबसे जो मुख्य घटनाएं हैं, वो घटना क्या है, वो है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये सिकंदर का आक्रमण इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना में देखा जाता है।
सिकंदर का सेनापति कौन है? सिकंदर के सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन है? सुकरात। ये पूरे दुनिया की सबसे फेमस चेन है गुरु शिष्य की। गुरु शिष्य की सबसे फेमस चेन है ये। अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात है। ये आप ध्यान में रखेंगे। सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर का जब पहली बार आक्रमण हुआ भारत पर, तो सिकंदर ने जो आक्रमण किया वो किया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था तक्षशिला पर। तक्षशिला पर। तक्षशिला का जो राजा उस समय हुआ करता था वो हुआ करता था अंबिक, या अंबी के नाम से इसका वर्णन मिलता है। अंबिक या अंबी ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण के बाद इसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद जो सिकंदर आगे बढ़ा तो वो आया पंजाब में, और पंजाब में यहाँ पर राजा कौन था पंजाब का? पोरस। और पोरस के साथ में सिकंदर ने युद्ध लड़ा। तो सिकंदर और पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसीलिए इनके बीच युद्ध हुआ। वो युद्ध फेमस होगा बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। जो ये युद्ध था ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। कौन सी नदी के तट पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। झेलम नदी को ऋग्वेद में कहते थे हम वित्सता। तो ये युद्ध हो गया वित्सता का युद्ध। वित्सता का युद्ध। और वित्सता के युद्ध में कौन हार गया था? पोरस हार गया था, लेकिन लड़ा बड़ी वीरता से था। जब पोरस को बंदी बना लिया गया और सिकंदर के पास में उसे लाया गया, तो सिकंदर ने इससे पूछा कि बता पोरस तेरे साथ में क्या किया जाए। तो पोरस ने बड़ी वीरता से जवाब दिया कि दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो एक जीता हुआ राजा हारे हुए के साथ करता है वहीं व्यवहार किया जाए। तो सिकंदर पोरस की वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था और इसने इसका साम्राज्य वापस लौटा दिया था अधीनता स्वीकार करवा कर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसने सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये मगध पर उस समय कौन बैठा था? मगध पर बैठा था घनानंद। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। मगध पर सिकंदर का आक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन मगध पर जो शासन चल रहा है वो चल रहा है घनानंद का। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हमने सिकंदर के बारे में देख लिया है यहाँ पर। अब जो है सिकंदर की जो सेना थी उनसे व्यास नदी पार नहीं की उन्होंने, और वे भारत से वापस चले जाएंगे। वे भारत से वापस चले जाएंगे। सिकंदर का आक्रमण जो है हम अलग से देखेंगे। तो सिकंदर के आक्रमण में फ़िलहाल इतना ही। अब घनानंद जो है, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो घनानंद जो है वो मगध पर बैठा था। तो यहाँ पर एक आदमी इसके पास आएगा, उसका नाम होगा विष्णुगुप्त, या फिर इसे कहेंगे हम कौटिल्य, या इसे कहेंगे हम चाणक्य। ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। ये सब क्या है? एक ही व्यक्ति के नाम है। तो ये जब सिकंदर का आक्रमण भारत के नज़दीक था सिकंदर, तो कौटिल्य क्या हुआ? ये आए थे घनानंद के पास में एक फरियाद लेकर कि महाराज आप इसे रोक सकते हैं। लेकिन इसने क्या हुआ? इसका बड़ा अपमान किया और तिरस्कार किया और इसे लात मारकर भगा दिया। तो जब चाणक्य ने क्या ली थी? इतिहास की सबसे भीषण प्रतिज्ञा ली थी। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? कि घनानंद मैं तेरा नहीं पूरे नंदों का नाश कर दूंगा, और जब तक मैं नंदों का नाश ना कर दूं जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली, जो चाणक्य प्रतिज्ञा के नाम से जानी जाती है। और चाणक्य प्रतिज्ञा में चाणक्य ने क्या किया फिर बाद में? अपने शिष्य की मदद से इनका शिष्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने क्या किया फिर? इसकी मदद से इसने नंद को पराजित किया और ये राजा बनेगा, और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की
हत्या कर देगा। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत का सबसे विशाल साम्राज्य की नींव पड़ेगी, जिसका नाम होगा मौर्य साम्राज्य। तो ये मौर्य साम्राज्य जो है भारत का सबसे विशाल साम्राज्य बनेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या करेगा, अखंड भारत का निर्माण कर देगा। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करेगा। किसकी मदद से करेगा, चाणक्य की मदद से करेगा। एक देखेंगे हम यहाँ पर, इसे जो है घनानंद को जो है कुछ यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने क्या कहा था, अग्रमीज और जेंट्रोमीज। जो यूनानी लेखक हैं वे घनानंद को क्या लिखते हैं, अग्रमीज और जेंट्रोमीज। ये किसे कहा गया था, ये कहा गया था घनानंद को। तो इस प्रकार हमने देखा पूरे मगध साम्राज्य पर तीन राजवंशों का शासन देखा। हमने वरदत्त वंश को देखा और फिर इसके बाद हमने 3 राजवंश देखे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। किस किस तरीके से राजाओं ने अपने पिता की हत्या की, किस किस तरीके से ये गद्दी पर बैठ रहे हैं, कैसे साम्राज्य का विस्तार है, क्या इनकी राजधानी है, सारे सवालों को करीब करीब हमने यहाँ पर फोकस कर लिया है। आप 1-2 बार वीडियो को देखें अच्छे से और समझने का प्रयास करें चीज़ों को, तो आपकी अच्छा समझ आएगा और आपसे सारे सवाल जो है वो क्लियर भी हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें।